नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लेके हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, तो एक बार मैं आप सभी को वो पढ़ के सुना देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना। तो हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में, इसके जो अर्थ हैं, हम भारत के लोग या कहीं भी इसका अर्थ है वो आज हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य की। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर वॉच करे हो तो लाइक ज़रूर करें। तो देखो, प्रस्तावना या उद्देशिका, जो इसका विचार है, इसका विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसका जो विचार उठाया गया अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का। लेकिन प्रस्तावना जो शब्द का, जो हम भारत के लोग, वो शब्द की जो परिभाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना में क्या होता है? हम भारत के लोग सर्वप्रथम प्रस्तावना हम करते हैं तो प्रस्तावना में एक ही शब्द आता है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग। 2 नंबर हमारे क्या आती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हमारा प्रस्तावना में दूसरा शब्द आता है भारत को, यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इसका अर्थ होता है जो भारत पर किसी अन्य देश का कानून नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? भारत पर किसी अन्य देश का कानून नहीं है, कानून नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 3 नंबर क्या आता है? समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। इसका अर्थ क्या होता है? तो समाजवादी, समाज में कल्याण करे। इसका अर्थ होता है समाज में कल्याण करे, कल्याण करे।
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। 4 नंबर आता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इसका क्या अर्थ होता है मेरे भाइयों और बहनों? तो देखिए, भारत क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए भारत में सभी धर्म को मान्यता प्रदान की गई है, यानी सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, यानी भारत में सभी धर्मों को समान रखा गया है। जैसे उदाहरण दूँ तो देखिए, हमारे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी जो राष्ट्रीय अवकाश आते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म की बात करें तो अपनी होली आती है, अपने दीपावली आती है। वैसे अपने मुस्लिम भाइयों की बात करें तो अपनी ईद आती है, मुहर्रम आती है। और अपने ये जो अपने ये धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसके लिए ईद, मुहर्रम मुस्लिम धर्म के लिए आते हैं, हिंदू धर्म के लिए जैसे होली, दीपावली ये आती हैं। तो उसमें क्या होता है? राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है। जैसे अपने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जयंती आती है, गौतम बुद्ध की जयंती, उनकी भी राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है। और जैसे हम बात करें अपने पंजाब के सिख समुदाय के, तो सिख समुदाय में गुरु नानक जयंती की भी हमें अवकाश होती है। और हम बात करें वो ईसाई धर्म की, तो जो वेरी क्रिसमस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, जो वेरी क्रिसमस डे, उसके भी राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। यानी भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सभी धर्मों को सम्मान रखने वाला राज्य कौन सा है? भारत। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। वापस बता देता हूँ, हम भारत के लोग, यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका, उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। ये शब्द हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल्स, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत पर किसी अन्य देश का कोई कानून नहीं है। जो कानून बना है वो भारत का ही बना है, समाजवादी, यानी समाज में कल्याण करे। ठीक है। और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, भारत में सभी धर्मों को सम्मान रखा गया, समान दर्जे से उसको प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रस्तावना के 4 भाग पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। कौन सा हमारा था? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, इसका अर्थ देखें तो लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा गया है। जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, डेमो का क्या अर्थ होता है? क्रॉस का क्या अर्थ होता है? डेमो एक होता है डेमो, एक ना क्रोशिया। डेमो का अर्थ होता है लोग या जनता, लोग। और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों द्वारा चलाया गया शासन, यानी जनता का शासन। और लोकतंत्र में तो वो एक अपनी परिभाषा चलती है इब्राहिम लिंकन की, कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी लोकतंत्रात्मक
प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देशिका में भी ये लोकतंत्रात्मक शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद में एक शब्द है 6 नंबर गणराज्य। गणराज्य, इसका क्या अर्थ होता है भाई गणराज्य का? गणराज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो शासन चल रहा है वो वंशानुगत न होकर क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्धारित हो। जो गणराज्य का मतलब ये होता है जहाँ पर शासन वंशानुगत न हो, जहाँ पर शासन वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए या जनता द्वारा चुना जाता है या चुना जाए। गणराज्य का मतलब यही होता है जहाँ पर शासन होता है जो कहाँ पे वंशानुगत न होकर, यानी जिसका किसी का जो पिताजी है वो राजा है तो उसका बेटा, उसके मरने का बाद उसका बेटा राजगद्दी संभालेगा, यानी वंशानुगत नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जिसकी जनता जो चाहेगी उसी की सरकार आएगी, यानी लोकतंत्र ये है। और ये क्या है, गणराज्य। इसमें गणराज्य का मतलब यही है जहाँ पर शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा तय किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देख लेते हैं साथ में गणराज्य देख लिया, लोकतंत्रात्मक देख लिया। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सात नंबर हम देखते हैं। इसके बाद में इसमें 3 प्रकार के न्याय को रखा गया है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय को भी इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के इसमें न्याय भी रखा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, ये न्याय प्रस्तावना में रखा गया। अगर इसके अलावा भी हम न्याय को कहाँ पढ़ सकते हैं, इसके अलावा तो ये नोट करके आप लिखनी है। इसके अलावा हम न्याय को कहाँ पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी हम न्याय पढ़ सकते हैं। यानी ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यही न्याय प्रस्तावना के अलावा कहाँ दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी इसका जिक्र हमें मिलता है। किसका? न्याय का। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में मैं बात कर लेता हूँ, इसमें 4 ध्येय भी दिए गए हैं। जो ये प्रस्तावना उसमें क्या दिए गए, 4 ध्येय। 4 ध्येय का क्या मतलब होता है, जिसमें अपना न्याय आ गया, स्वतंत्रता, समता यानी समानता और बंधुत्व।
4 ध्येय प्रस्तावना में 4 ध्येय दिए गए हैं प्रस्तावना की, जिसमें न्याय में 3 प्रकार के न्याय दिए गए। स्वतंत्रता हम देखेंगे जो कितनी प्रकार की दी गई है वो भी देखेंगे। समानता हम देखेंगे, इसमें समानता कितनी प्रकार की दी गई है। और बंधुत्व को भी हम जानेंगे कि कितने प्रकार से इसमें बंधुत्व दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के साथ में देखेंगे। इसमें हम स्वतंत्रता बात करें, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें स्वतंत्रता की भी बात की गई है, वो भी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी विचार से क्या बनती है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता किस में दी गई है, प्रस्तावना, यानी हमारे उद्देश्य का है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यह भी आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत की थी उस समय ये आपको बताया दिया था कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना मैंने बोला भी था। यह स्वतंत्रता 5 प्रकार की इसमें दी गई है। और साथ में बात कर लेते हैं समानता या समता की, समता या समानता। समता या समानता एक ही बात है। यह भी कितने प्रकार से दी गई है, यह भी 2 प्रकार से। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, अवसर की समानता। स्वतंत्रता 5 प्रकार से दी गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता या समता एक ही बात है, 2 प्रकार से दी गई है। प्रतिष्ठा की जो समता या अवसर की समानता, इसमें साथ में दिया गया बंधुत्व है। बंधुत्व का क्या अर्थ होता है, बंधुत्व का मतलब होता है इसमें दिया गया गरिमा एवं अखंडता, गरिमा एवं अखंडता। तो हमने अब इसके पहले क्या देखा, 4 ध्येय देखे थे। क्या देखे थे, 4 ध्येय, जिसमें हमने न्याय देखा, स्वतंत्रता देखा, समता या समानता देखा और बंधुत्व। ये 4 ध्येय है। ये किस में आते हैं, प्रस्तावना में आते हैं। इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, इसमें 2 प्रकार की समता या समानता है और इसमें बंधुत्व 2 प्रकार से दिए गए, गरिमा व अखंडता। ठीक है दोस्तों, हमने 4 ध्येय पढ़ लिए, इसमें कंप्लीट कर लिए प्रस्तावना में। हमारा टॉपिक भारतीय संविधान चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारी प्लेलिस्ट भी बने हुए है भारतीय संविधान, उसमें मैंने शुरुआत की थी भारतीय संविधान की परिचय से और आज यहाँ तक प्रस्तावना तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हमारे नवजीवन क्लास के। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हमारी जो प्रस्तावना की जो घोषणा कब हुई, यानी एक मिलता है हमें 1917 सन मिलता है 1917। क्या हुआ था, प्रस्तावना की घोषणा, प्रस्तावना की घोषणा, यानी प्रस्तावना की घोषणा कब हो चुकी थी, प्रस्तावना की घोषणा 1917 में हो चुकी थी। किसने की थी, माउंटेन्ग्यू, मोंटेग्यू। किस अधिनियम से, 1919 अधिनियम। वो मैंने आपको 1919, 1935 ये अधिनियम कर रहा था, 1909, 1919, 1935 अधिनियम। मैंने एक एक अधिनियम आराम से करवाया है। अगर नहीं
आप नए हो तो पिछले जो हमारे प्ले लिस्ट है चैनल में, उसमें आप देख सकते हो। 1917 में प्रस्तावना की घोषणा हो चुकी थी। माउंटेन्ग्यू ने घोषणा कर दी 1900, लेकिन लगाया कब? 1919 में क्या हुआ? 1919 में सर्वप्रथम प्रस्तावना लाया गया। देखो, इसकी घोषणा तो 1917 में हो गई थी, लेकिन 1919 में पहली बार प्रस्तावना लाया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1919 के प्रस्तावना को 1919 के प्रस्तावना की को 1935 के अधिनियम में स्वीकारा गया। देखिए, घोषणा 1917 में हो चुकी थी, लेकिन 1919 में सर्वप्रथम लाया गया, लेकिन 1919 के प्रस्तावना को 1935 में स्वीकारा गया। जो इस प्रस्तावना को 1935 में स्वीकारा गया। ठीक है दोस्तों, इतना देख लिया। प्रस्तावना की घोषणा कब हुई? 1917 में घोषणा हुई, 1919 में प्रस्तावना लाया गया, लेकिन 1919 के यही प्रस्तावना 1935 में जाकर स्वीकारा गया। हमारी मेहनत पर थोड़ा रंग लाइए दोस्तों, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए क्या देखेंगे, प्रस्तावना का आधार क्या था। प्रस्तावना का आधार, जो हमारी प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसका आधार क्या रखा गया है? उसका आधार रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का क्या रखा गया था? आधार रखा गया। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्देश्य प्रस्ताव रखा। मतलब इसका प्रस्तावना का जो आधार क्या था, क्या आधार होंगे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का आधार रखा। कब रखा? संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक में। यानी संविधान सभा की क्वेश्चन ये बनता, पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। यानी तीसरी जो बैठक थी, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकारा गया। यानी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1947 को, यानी 1947 को स्वीकारा गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? मतलब इसका जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसको स्वीकारा कब गया? जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उसके बाद इसको स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को, और प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी दोस्तों। अब देखेंगे संविधान सभा की बड़ी समिति है, जो संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, कौन थी? प्रारूप समिति।
जो ये क्या थी, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति। इसने प्रस्तावना को कब स्वीकारा गया? फरवरी 1948 में। प्रस्तावना को फरवरी 1948 में स्वीकारा गया। यानी जो संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति, इसको स्वीकारा गया फरवरी 1948 में। इसको जो प्रस्तावना को स्वीकार लिया गया है। ठीक है दोस्तों, लाइक के बटन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। कितनी मेहनत करके आपके लिए हम क्लास लेके आ रहे हैं इस लॉकडाउन में। घर बैठ के आनंद लीजिए, पढ़िए। मुझे पता है कोई नहीं पढ़ रहा है अब फ़िलहाल, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे। ये आप भ्रम में मत रह जाना। कल एक यूपी 10वीं बोर्ड की मैंने खबर देखी थी, उसमें कहा गया था कि 10वीं के छात्र को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन RBSC यानी राजस्थान बोर्ड है जिसमें ऐसी कोई खबर नहीं है। उसमें 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, ये ज़रूर होंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, 10वीं 12वीं के होंगे। कॉलेज के एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन 10वीं और 12वीं के राजस्थान बोर्ड परीक्षा लेगी। ये चाहे मेरे से लिखवा के लेना, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का मैंने एक बार देखा था, उसका जो वो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें मैंने देखा था। वो कह रहे थे कि 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपने व्यक्ति के सालों साल काम आती है। अब अपने बात करें तो जब तक व्यक्ति अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसकी 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, उसे काम आती है। इसलिए किसी एग्ज़ाम हो या ना हो, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। दोस्तों, आज से अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 जून आ रहा है और 1 जून को समीक्षा की बैठक होगी और बैठक में ज़रूर आपके तारीखों का जो डिक्लेयर है वो कर दिया जाएगा। तो आप इस भ्रम में तो ना रहिए कि प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब संविधान के वाचन। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? संविधान के वाचन। संविधान के वाचन या प्रस्तावना के वाचन। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना है, किसी पेज पर लिखी हुई है। अब संविधान सभा बैठी है, पूरी मंच लगा के बैठी है, तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर जिसने प्रस्ताव रखा है, उद्देश्य वो क्या है, वो जितने भी 10 या 12 पेज है उसको उठा के अलग अलग एक टॉपिक पर बांधेगा, यानी पढ़ना। जो पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं? संविधान के वाचन। ठीक है, इसमें कितने 3 वाचन हुए? संविधान के 3 वाचन माने जाते हैं। एक प्रथम वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। ये कब हुए ये भी हम देख लेते हैं। संविधान के वाचन, तो प्रथम वाचन कब हुआ? प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर। यह चला था 4 नवंबर NOV। यह चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर। 4 नवंबर से 9 1948। यानी प्रथम वाचन चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लें हम दूसरे वाचन की। तो ये कब चला था? तो दूसरा वाचन चला था 15 नवंबर 1948। ये फिनिश कब हुआ? 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ, तो ये फिनिश कब हुआ? दूसरा वाचन है 15 नवंबर 1948 को हुआ था, और ये 17 अक्टूबर 1949 को ये समाप्त हुआ था दूसरा वाचन। अब बात करें तीसरा वाचन की। जो तीसरा वाचन कब हुआ हमारे भारतीय संविधान में, या संविधान के जो प्रस्तावना का जो तीसरा वाचन है वो कब हुआ? वो हुआ था 19 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर
1949 तक, यानी 3 वाचन हुए। प्रस्तावना लाया गया, उसके बाद ये 3 वाचन करवाए गए। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, यानी सबसे छोटा वाचन हम कह सकते हैं इसको। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी ये लगभग 11-12 महीना चला होगा, क्योंकि 15 नवंबर से लेकर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 आ गया है। और तीसरा वाचन 19 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है दोस्तों, 1949 तक ये तीसरा वाचन, यानी ये प्रस्तावना के कितने 3 वाचन हो गए थे। ठीक है, इसके बाद में एक घोषणा की गई थी। वो क्या घोषणा थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 घोषणा की गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें 3 घोषणा थी, उस जो 3 ये वाचन हो गए, उसके बाद में घोषणा की गई थी कि आज दिनांक 26 नवंबर आज दिनांक 26 नवंबर 1949, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्कशीट आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को, विक्रमी संवत 2006 को इति एतद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रेत किया जाता है या रखा जाता है। यानी यह घोषणा 3 प्रस्ताव के बाद एक घोषणा हुई थी कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इति एतद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रेत किया जाता है। यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी बन के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये घोषणा हमने देख ही ली है दोस्तों, संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो अगर पूछ रहे आंशिक रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आंशिक रूप से संविधान लागू
तो आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि इसमें जो 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे, 16 अनुच्छेद, इसमें 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। दोस्तों ये देखिए टाइम है जो 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। यानी जो मध्य का, इन दोनों का मध्य का जो टाइम है वो कहाँ चला गया, तो वो देखते हैं। इधर लाहौर में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे थे, पूर्ण स्वराज्य की जो उनका जो लाहौर में 1929 में पूर्ण राज्य प्रस्ताव पारित हो चुका था। यानी पूर्ण राज्य प्रस्ताव पारित हो गया था 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। यानी 1949 का तो ये बन के तैयार हो गया 26 जनवरी 1900, लेकिन लागू 1950 में हुआ। इसका कारण क्या था? इसका ये एक ही कारण था कि लाहौर में वो अधिवेशन चला था, जो पूर्ण स्वराज्य की जो उनकी मांग थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो वो इधर समय लग गया। ठीक है दोस्तों, साथ में इसमें देख लेते हैं जो 26 नवंबर 1900 आंशिक रूप से जो ये 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद जोड़े गए, वो अनुच्छेद क्या है? जो ये 16 अनुच्छेद जोड़े गए, इधर लिख रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 16 अनुच्छेद क्या क्या थे? 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद में 60, 324, 366, 367। ये देखिए संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 379, 80, 88, 379, 380 और 388। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद 391, 392, 393 और 394। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 जो अनुच्छेद है ये 26 नवंबर 1949 को प्रारंभ कर दिए गए थे। इसका मतलब जो आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिस दिन आज हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी जो अनुच्छेद थे 16 अनुच्छेद वो थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, अनुच्छेद 379, 80, 88, 391, 392, 393, 394। ठीक है, तो कैमरामैन देख लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं जो प्रमुख विवाद हुए थे वो क्या क्या थे। जो प्रस्तावना में विवाद तो हुए थे वो क्या क्या थे। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं। प्रमुख विवाद, प्रमुख विवाद क्या क्या था। तो प्रमुख विवाद कब कब हुए? 1, 2 और 3। एक कब हुआ? 1957 को हुआ, एक 1960 को हुआ और एक 1973 को हुआ। 1957 में कौन था? यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम
बनाम मदन गोपाल जो 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का यह विवाद था। अब 1960 में जो विवाद हुआ था बेरुवाड़ी संवाद, बेरुवाड़ी संघवाद, बेरुवाड़ी संघवाद, ठीक है। और 1973 में जो हुआ था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 3 विवाद हुए थे। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, और 1960 में बेरुवाड़ी संघवाद, और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें विवाद क्या हुआ भाई? तो इसमें विवाद इसलिए हो गया, प्रमुख विवाद, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल था, इसमें क्या किया गया? इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। बात क्या की गई? प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। जो 1997 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का विवाद हुआ था, उसमें कहा गया था प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। लेकिन 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी 1960 बेरुवाड़ी संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना तो संविधान का अंग ही नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें जो फैसला दिया गया दोनों के विपरीत था। इसने माना कि प्रस्तावना में जो संशोधन भी नहीं होगा। इसने माना कि जो प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और जो प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, लेकिन कोई जो प्रस्तावना के मूल ढांचों को कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। तो इसने क्या किया कि प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है तथा प्रस्तावना संविधान का भी अंग है। संविधान का भी अंग है। लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे से कोई छेड़खानी नहीं करेगा। यानी संघवाद जो प्रमुख विवाद थे 1997 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, इसमें कहा गया प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। 1960 में बेरुवाड़ी संघवाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। लेकिन 1973 में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें जो केरल के राज्य सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का भी अंग है, लेकिन कोई उसके जो मूल ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जो इसमें बात की गई, इसके बाद में जो प्रस्तावना में संशोधन भी किया, लेकिन अभी तक भारत में जो ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया। कितनी बार? केवल एक बार। बात करें संशोधन की, तो संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। केवल एक ही बार संशोधन किया गया, वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां
संविधान संशोधन 1978 है क्या? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो ये प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया, एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें कहा गया है, इसमें देखिए जो मूल संविधान थे, मूल संविधान की प्रस्तावना, मूल संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द थे। इस संशोधन के बाद 3 और नए जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए मूल संविधान में जो 85 शब्द थे, लेकिन भारतीय जो प्रस्तावना उसमें एक बार ही संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें। अब हम देखते हैं प्रस्तावना की आलोचना। तो एक बार कैमरामैन जहाँ कहीं भी हैं जरूर आए। लाइट चली गई है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में एक ही बार ही संशोधन हो चुका है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो भी है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। और अब देखते हैं जो प्रस्तावना की आलोचना, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रस्तावना की आलोचना या सीमाएं या परिभाषा, एक ही बात है, प्रस्तावना की आलोचना। तो अब आलोचना करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं वो भी देख लेते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या कहते हैं कि ये प्रस्तावना तो क्या है, दीर्घकालीन स्वप्न की तरह, दीर्घकालीन स्वप्न यानी सपने की तरह, दीर्घकालिक सपनों का विचार। कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं दीर्घकालीन सपनों का विचार है। 2 नंबर हमारे आते हैं व्यक्ति अर्नेस्ट बंकर जी क्या कहते हैं कि प्रस्तावना तो संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना तो संविधान की कुंजी है। ये क्या कहते हैं, प्रस्तावना तो संविधान की क्या है, कुंजी है। अर्नेस्ट बंकर कहते हैं संविधान, जो प्रस्तावना तो संविधान की कुंजी है। तीसरे व्यक्ति आते हैं N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला क्या कहता है कि ये तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र। के मुंशी क्या कहते हैं भाई, के मुंशी, यह मुंशी कहते हैं ये तो राजनीतिक जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली।
ये तो क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली है। के मुंशी कहते हैं जो भारत की प्रस्तावना है वो क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये क्या है, संविधान की आत्मा। ये क्या है, संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक था भारत की प्रस्तावना, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नए टॉपिक के लिए अपने जो हमारी नवजीवन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन पहुंच सके नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।